ओके एवरीवन, एक क्या है आइडियल गैस इक्वेशन। इसमें आर को छोड़कर कितना वेरिएबल हो सकता है? 4। तो 4 वेरिएबल है, उसमें 3 का अगर मैं आपको वैल्यू दे दूँ तो क्या आपको फोर्थ का वैल्यू निकाल पाएंगे? और आर का वैल्यू क्या क्या होता है जरा बोलिए तो। ओके 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। और जूल में क्या होता है स्टूडेंट? 8.314 जूल पर मोल। और कैलोरी में क्या होता है? देखकर या रटकर? 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.2 जूल। कहीं पे बॉक्स में बना के लिख लीजिए। 1 कैलोरी इक्वल टू कितना होता है? 4.2 जूल। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। चलिए, सबसे फास्ट कैलकुलेशन कौन करता है? लिखो भाई, इक्वेशन लिखो, सॉल्व करो। इसका 1 मिनट का क्वेश्चन है, इसमें 10 मिनट लगा रहे हो। अभी आप खुद ही बोले ना कि सर आप 3 वैल्यू दिए तो फोर्थ निकाल लेंगे। और कल मैं लिखवाया था कि अगर वॉल्यूम प्रेशर लीटर में एटीएम में रहेगा तो वॉल्यूम लीटर में देंगे या लीटर में आंसर आएगा, तो आर का वैल्यू किसे पुट करना है। करेक्ट है? क्या निकालना है स्टूडेंट? बोलिए लास्ट बेंच, क्या निकालना है? तो वॉल्यूम निकालना तो भी लिखेंगे लेफ्ट में, अब बाकी क्या लिखेंगे? एन आर टी बाई पी। एन का वैल्यू कितना? 1। और आर का वैल्यू क्यों? क्योंकि सर प्रेशर आपने लिया है एटीएम में, तो आर का वैल्यू किसे पुट करेंगे? 0.0821। और टी कितना लें स्टूडेंट? कितना? वेरी गुड। और डिवाइडेड बाय 1 एटीएम, मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आता है। एक मिनट, यहाँ देखना है। बोलिए कितने मोल का वॉल्यूम है? तो 1 मोल के वॉल्यूम को क्या बोलते हो? दिस इज ऑल्सो मोलर वॉल्यूम। दिस इज ऑल्सो मोलर वॉल्यूम। बट ये जो मोलर वॉल्यूम है वो क्या 22.4 लीटर है या कुछ और है? क्यों कुछ और हो गया? 22.4 लीटर क्यों नहीं हुआ? सर कंडीशन वो नहीं है। कौन सा कंडीशन नहीं है? एसटीपी। तो कंडीशन चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। ये तो ऐसे भी कॉमन सेंस की बात है ना भाई। यहाँ देखो
मान लेते हैं कि एक सिलेंडर है और एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन है जो कि ऊपर नीचे हो सकता है। यहाँ देखना है, गाड़ी वगैरह में ही रहता है, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, व्हाट एवर, राइट। जैसे नाम सुना है ना, 1 सिलेंडर का गाड़ी, 2 सिलेंडर का बाइक, धूम का बाइक, राइट। तो उसमें क्या रहता है, नंबर ऑफ पिस्टन ज़्यादा रहता है तो पावर ज़्यादा जनरेट करता है, पिस्टन कम रहता है तो पावर कम जनरेट करेगा, क्योंकि पिस्टन ज़्यादा रहेगा तो उसमें उस पिस्टन में ही कंबसन होता है, जाके जो फ्यूल कंबसन करता है, जलता है, और वहाँ से हीट आता है, एनर्जी आता है, राइट। तो पिस्टन ज़्यादा रहे तो ऑब्वियसली इंजन को पावर ज़्यादा मिलेगा। तो अगर पिस्टन को यहाँ देखना है, मान लेते हैं कि वॉल्यूम अब जहाँ पे पिस्टन है वहाँ पे वॉल्यूम 3 लीटर है, पिस्टन को अगर नीचे खींच कर लाएंगे, प्रेस करेंगे, तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा या कंप्रेस होगा? कंप्रेस होगा तो वॉल्यूम कम होगा, तो कंडीशन अलग तो वॉल्यूम अलग, दैट्स वाई। और इस टाइप का कितना कंडीशन हो सकता है? इनफाइनाइट। तो इज इट कंपलसरी कि आप इनफाइनाइट कंडीशन का मोलर वॉल्यूम याद रखोगे? तो सिर्फ एक कंडीशन का मेरे तरफ से याद रखना है, वो कौन सा कंडीशन? जो कि आपके स्कूल के एग्ज़ाम में आएगा। बट बाकी हर कंडीशन के लिए आपको इसका यूज़ करना है, पी वी इक्वल टू व्हाट? एनआरटी। तो इसका तो यूज़ कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो मोलर वॉल्यूम, बट दिस इज अ मोलर वॉल्यूम एट डिफरेंट कंडीशन, एंड दैट कंडीशन इज व्हाट? 1 ATM एंड 27 डिग्री से। बट हम लोग जो जानते हैं वो STP का कंडीशन था, करेक्ट है? हो जाएगा। बात नहीं करना है एवरीवन। कौन सबसे फास्ट सॉल्व करता है? फास्ट एंड करेक्ट। अच्छा स्टूडेंट, क्या दिए हैं और क्या कन्वर्ट करना है? बोलिए। वॉल्यूम देकर पार्टिकल पूछ रहे हैं, बोलिए। वॉल्यूम देकर, तो वॉल्यूम देकर पार्टिकल पूछेंगे तो किसके थ्रू जाना है? मोल के थ्रू। अरे भाई, जब क्लास में इनकर जाएंगे तो नेक्स्ट टाइम तो बिल्कुल चाय मत देना, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट कल से ही। वॉल्यूम दिया गया है और मॉलिक्यूल्स पूछ रहे हैं। आप बता सकते हो कि वॉल्यूम दिया गया है, मॉलिक्यूल पूछ रहे हैं, तो किसके थ्रू जाना है? तो सर यहाँ से यहाँ तक जाने का तरीका देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है। पहले रिक्वायरमेंट, कुछ काम करना है तो कुछ तो मैकेनिज्म रहेगा कि हाँ सपोज कीजिए कुछ काम करना है, तो इसके लिए क्या क्या चाहिए? तो काम करना है, मुझे चाहिए मॉलिक्यूल। क्या चाहिए? मॉलिक्यूल। और दिया वो क्या है? गिवन है वॉल्यूम, और ये पता है कि इसके थ्रू जाना है। अगर ए वैल्यू पता चल जाए तो बस उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है, एन से मल्टीप्लाई कर दें, काम बन जाएगा। बट यहाँ से यहाँ तक आने के लिए आप एक काम कर सकते थे कि मोलर और वॉल्यूम से डिवाइड करते। बोलिए यस। बट इस कंडीशन का मोलर वॉल्यूम आपको याद है क्या? नहीं याद है। मोलर वॉल्यूम तो सिर्फ आपको एक ही कंडीशन का याद रहेगा, आपको भी वही याद रहेगा, मुझे भी वही याद है। अब वो कंडीशन है STP। बाकी कंडीशन का जब मोलर वॉल्यूम नहीं याद है
और तब V से N निकालना है, तब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए किसका यूज करेंगे? PV इक्वल टू NRT, इसका हेल्प लेना है। समझे नहीं समझे? ये काम कर सकते थे, काम बहुत आसान था। कौन सा काम? कि टोटल वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर लेते। बट मोलर वॉल्यूम तो आपको एक ही कंडीशन का याद रहेगा, बाकी कंडीशन का याद रहेगा क्या? नहीं याद रहेगा। तो जो बाकी कंडीशन का याद नहीं रहेगा और वॉल्यूम ऑफ गैस को मोल में कन्वर्ट करना है, देन वी कैन टेक द हेल्प ऑफ PV इक्वल टू व्हाट? NRT। याद रखिएगा आज के बाद। करेक्ट है कि वॉल्यूम से मोल पे आना है, और अगर कंडीशन STP नहीं है देन वी कैन यूज द फार्मूला PV इक्वल टू व्हाट? NRT। तो बोलिए क्या क्या दिया हुआ है, ज़रा देखिए तो क्वेश्चन में। प्रेशर दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है और टेम्परेचर दिया हुआ है। और ख़ास बात है कि प्रेशर को दिए हैं ATM में और वॉल्यूम को दिए हैं लीटर में। तो R का वैल्यू कितना पकड़ेंगे? बोलो भाई, 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। लेकिन यूनिट लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, वो यूनिट हम लोग पहले ही क्रॉस चेक कर चुके हैं। तो यहाँ से N इक्वल टू क्या होगा? N इक्वल टू व्हाट? PV बाई RT। P का वैल्यू कितना? 3 ATM। V का वैल्यू 10 लीटर। R का वैल्यू 0.0821 इंटू व्हाट? 400। 3 0.821 इंटू 4, ये हो गया मोल। क्या हो गया? मोल। यहाँ तो 1 मिनट रुकना है, बिना किसको भी थोड़ा भी पजल हो रहा है तो नहीं, ये नहीं कि घर पे जाके समझेंगे, क्लास में मुझे रुकना है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है स्टूडेंट? N निकल गया, N से यहाँ तक आने में दिक्कत है? तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा? N इंटू N। N का वैल्यू आपके हाथ में है 0. ये समझ रहे हैं? जो मैं यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, 821 इंटू 4 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर। आप लोग ऐसे मत आंसर निकालना, क्योंकि ऑप्शन में एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके आंसर में आ जाएगा। जो नीट का पैटर्न है, JEE का पैटर्न है, ये तो मैं करता हूँ टाइम बचाने के लिए, बट आप लोग पूरा प्रॉपर कैलकुलेट करना है। करेक्ट है? और एग्जाम, स्कूल के एग्जाम में भी पूरा कैलकुलेट करके आंसर लाना है। हाँ, एक काम कर सकते हैं कि कैलकुलेट करके ऐसे समथिंग लाइक दिस 1.28 इंटू 10 टू द पावर 22, ऐसा आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है? क्योंकि 22 जीरो को बैठाना बड़ा मुश्किल है, तो ऐसे कर सकते हैं। बट यहाँ पे बाकी ये 10 टू द पावर वाला ले सकते हैं लिबर्टी, बट बाकी जो कैलकुलेशन है, मतलब इसका आप फ़ायदा उठा सकते हो, बट इस पार्ट का तो कैलकुलेशन करोगे, वो करना है। ठीक है? बोले किसको किस में कन्वर्ट कर दिया है? वॉल्यूम को पार्टिकल में। किस कंडीशन में? सर एक कुछ कंडीशन और था, किसका हेल्प लिए? PV इक्वल टू NRT का। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा। इसी में एक और क्वेश्चन अगर जगह है तो बना लीजिए, सेम क्वेश्चन में। इफ गैस इज SO2 गैस, if gas is sulfur dioxide SO2, then what is the mass of the gas in 10 लीटर? मतलब सेम क्वेश्चन का जो कंडीशन है इसी क्वेश्चन के लिए, कि जो हम लोग बोल दिए थे कोई भी गैस का नाम नहीं पता था, मैंने बोला यार गैस SO2 गैस रहता तो मास कितना होता है, यहाँ देखिएगा। तो अब मास पूछ रहे हैं, इसका मतलब कौन सा कन्वर्सन हो गया? बोलो भाई, वॉल्यूम मास कन्वर्सन। कौन सा? तो वॉल्यूम से मास पे आने के लिए भी किसका हेल्प लेंगे? मोल का। मोल तो निकाले हुए हैं, मोल तो मेरे हाथ में है, राइट? तो सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन के लिए मास इक्वल टू क्या लिखेंगे? मोल इंटू मोलर मास। मोल इंटू व्हाट इज द मोलर मास ऑफ SO2? सल्फर का बताया था ना कि RCM का लास्ट पेज में जो है दिया हुआ डेटा, उसको प्रिंट आउट करके चिपकाना है, स्टेबल करना है। सल्फर का कितना होता है एटॉमिक वेट? फर्स्ट 32, वेरी गुड। 2 इंटू 16 कितना हो जाएगा? 64। देन यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा? 3y 0.821 इंटू 4 इंटू
देख लीजिएगा। चलिए सॉल्व कीजिए। बोले क्या दिए हैं, क्या पूछ रहे हैं? पार्टिकल दिए हैं। क्या दिए हैं? पार्टिकल दिए हैं, वॉल्यूम पूछ रहे हैं, और पार्टिकल दिए हैं, मास पूछ रहे हैं। तो देखिए, तो पार्टिकल और मास पार्टिकल से वॉल्यूम पे कैसे आ सकते हैं? जरा कन्वर्सन देखिए। तो पार्टिकल से वॉल्यूम पे आ रहे हैं, तो ब्रिज का काम कौन करेगा? मोल। तो क्या पार्टिकल को मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं? कैसे? तो सर फर्स्ट क्वेश्चन के लिए एन निकल जाएगा, और एन निकल गया तो सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन में लाभ पहुंचाएगा या सेकंड क्वेश्चन में भी? ब्रिज तो मोल ही है, मोल पे तो ऐसे भी आना था, राइट? तो मोल इक्वल टू क्या लिखेंगे? एन बाई एन ए। तो 3 × 10⁻25 बाई 6.023 × 10⁻23।
बट यहाँ देखिएगा, आप वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? क्या इस कंडीशन का एक तो फार्मूला ये था, टोटल वॉल्यूम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर वॉल्यूम, बट ये यहाँ पे मेरे काम में नहीं आएगा। बोले क्यों? सर इस कंडीशन का मोलर वॉल्यूम मुझे याद नहीं है। तो जब यहाँ से काम नहीं चलेगा तो फिर कौन सा इक्वेशन से काम चलेगा? PV इक्वल टू nRT। समझ में आया? तो निकालना है भी, तो लिखेंगे क्या? nRT बाई एस पी। n का वैल्यू आपके सामने है 3 इंटू 10 टू द पावर 23 बाई 6, 25 बाई 6.023 इंटू 10 टू द पावर एस। आर का वैल्यू 0.0821। व्हाट इज वैल्यू ऑफ टेम्परेचर? 298 आर डिवाइडेड बाई 2। तो कितना हो जाएगा? और ये यहाँ से जब वॉल्यूम आएगा वो मीटर क्यूब में आएगा या लीटर में आएगा? लीटर में आएगा। किस में आएगा? लीटर। क्यों लीटर में? क्योंकि सर आर का वैल्यू अगर 0.0821 लेंगे तो वॉल्यूम लीटर में ही आना है, उसी के अकॉर्डिंग इसका आर का वैल्यू लिया गया है, राइट। तो भी इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 25 इंटू 0.0821 इंटू 298 और डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 2 लीटर। सेकेंड क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट? मास ऑफ द गैस। तो बोलो भाई पार्टिकल से मास पे आने के लिए सबको बोलना है क्या रास्ता है पार्टिकल से मास पे आने के लिए? मोल। मोल तो निकाल के बैठे हुए हैं, तो क्या मास नहीं निकल जाएगा यहाँ से? मास इक्वल टू व्हाट? मोल इंटू मोलर मास। मोल इंटू व्हाट? और गैस कौन सा है? O2। ये तो और भी आसान है। तो n इंटू व्हाट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2। यहाँ से n का वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दीजिएगा, हो जाएगा। क्या कैलकुलेशन पार्ट कर सकते हो आप लोग? चलिए तो क्या आज के बाद मैं कॉन्फिडेंट रहूं कि आप एटलीस्ट ये 3 कन्वर्सन कर पाओगे? कौन सा 3 कन्वर्सन? भी, वॉल्यूम, पार्टिकल एंड मास। और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन? मोल। कहीं से कहीं जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ आना है, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ आना है, यहाँ से यहाँ जाना है और यहाँ से यहाँ आना है। जाने का तरीका क्या है, आने का तरीका क्या है, लेकिन कहीं से कहीं जाएंगे तो उसमें हेल्प लेंगे किसका? मोल का। हो पाएगा? इसलिए कभी भी एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम में, अगर कहीं भी अगर एग्जाम आता है, अरे हम लोग सीख रहे हैं, इट इज़ नॉट अस्टीचमेंट, ये हो रहा है बेसिक ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। चैप्टर का नाम क्या रहेगा? अगर आप आरसी मुखर्जी फॉलो करोगे, जब तक मैं नहीं बोलूँगा तब तक कोई भी एन अवस्थी और आरसी मुखर्जी स्टार्ट नहीं करेगा। ठीक है, वो सभी बुक लिखा गया है इंट्रेंस एग्जाम के लिए, और आप अभी हो 11th में, तो मैं उसमें आए का भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन डाल दिया जाता है, क्योंकि वो आईट वगैरह का लिखा गया है। तो मैं जब बोलूँगा कि मैं कॉन्फिडेंस होगा हाँ यहाँ तक मैंने पढ़ा लिया है, अब बना सकते हो, तो मैं खुद ही टिक लगाऊंगा कि क्वेश्चन नंबर ए देख कर आना है। ठीक है, अभी कुछ दिन आपका लाइफ आसान रहेगा। बोलिए स्टूडेंट, 1 kg आयरन का टुकड़ा और 1 kg कॉटन में कौन भारी? सेम है, करेक्ट है। 1 kg CO2 गैस और 1 kg हाइड्रोजन गैस में कौन भारी? बोला था ना, दिस वन इज हेवियर, दिस वन इज हेवियर गैस, दिस वन इज लाइटर गैस, राइट। कुछ टर्म यूज किया जाता है। तो ऐसे आप मास वाइज सेम बोल रहे हैं, आंसर 100% करेक्ट है। बट यहाँ जो सेंस है पूछने का, वो सेंस है एक्चुअली डेंसिटी से। किससे है? डेंसिटी से, राइट। और आप एक देखते हो कि घर वगैरह बनाते हैं ना, कमरा वगैरह, तो हम लोग ऊपर में वेंटिलेटर देते हैं, समझते हैं? वेंटिलेशन ऊपर क्यों देते हैं भाई, नीचे देते हैं? वेरी गुड। इसका मतलब जो हॉट एयर है वो लाइटर हो जाता है, उसका डेंसिटी कम हो जाता है, तो कोल्ड एयर नीचे आएगा
और हॉट एयर ऊपर जाकर, यस। और आप एक देखते हो एक कन्वेक्शन का प्रोसेस होता है, बहुत माइन्यूटली अगर ऑब्जर्व करेंगे तो पानी को गर्म करेंगे तो ऐसे उसमें हलचल मच जाता है, करेक्ट है। तो जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है उसका डेंसिटी कम हो जाता है, तो नीचे वाला का टेम्परेचर क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, जिसको स्टोव पे चढ़ाए हुए हैं वो ऊपर जाएगा, और हायर टेम्परेचर का क्या रहेगा, तो ऐसे रोल करता है। बट वो होता है क्या, ग्रेविटी के कारण। किसके कारण, क्योंकि उसमें फोर्स लगाता है ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी शून्य कर दिया जाए तो कन्वेक्शन का प्रोसेस नहीं होगा, वो जो डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से ऐसे हो रहा है वो होना प्रोसेस खत्म हो जाएगा। एनीवे देखिए डेंसिटी, देखिए स्टूडेंट, डेंसिटी दो टाइप का होता है। एक डेंसिटी रहेगा रिलेटिव डेंसिटी, क्या रहेगा, और एक रहेगा एब्सोल्यूट डेंसिटी, जो आप हम लोग जानते हैं पहले से। और एब्सोल्यूट डेंसिटी में डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, क्या रहेगा, मास बाई, ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, 9th में 8th क्लास में जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। बट रिलेटिव डेंसिटी क्या है सर, रिलेटिव डेंसिटी है पूरे मेटल में या पूरे लिक्विड में, यहाँ देखना है, पूरे जितना भी लिक्विड आप जानते हो उसमें सबसे ज़्यादा हेवियर लिक्विड जिसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, किसका है, मरकरी। किसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है, ये भी एक रीज़न है कि बैरोमीटर में मरकरी यूज होता है जब गैसेस से पढ़ाएंगे तो। और बैरोमीटर में वाटर यूज होता तो जो इक्विपमेंट है उसका जो कॉलम है, जो ट्यूब रहता वो 11 मीटर का रहता, तो क्या पोर्टेबल रहता है, 11 मीटर का ट्यूब लेके जा रहे हैं, बस जो 11 मीटर का है वही अगर मरकरी यूज करेंगे तो 76 सेंटीमीटर का हो जाता है। कितना सेंटीमीटर का, यस। तो मरकरी का डेंसिटी होता है 13,000 kg पर मीटर क्यूब, बोलिए, यस, या 13.6 ग्राम पर ml, 13.6 ग्राम पर ml। तो जो आप 1 लीटर, यहाँ देखिएगा इसका, और वाटर का डेंसिटी कितना है, लिखवाए थे कहीं पे, 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml, और मरकरी कितना है 13.6, यस। तो 1 kg मरकरी के लिए बस आपको 100 ml से भी कम का बोतल चाहिए, इतना भारी होता है मरकरी। तो जो आप 1 लीटर वाटर के लिए इतना बड़ा बोतल बनाते हो वैसे, और 1 लीटर वाटर में कितना केजी वाटर, 1 kg, वैसे ही 1 kg मरकरी के लिए बस इतना छोटा सा बोतल रहेगा, ठीक है। तो मरकरी एज ए लिक्विड मरकरी का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है मोटा मोटी, ठीक है। तो एक्चुअली रिलेटिव डेंसिटी क्या हुआ, टर्म ही है रिलेटिव। तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब कि किसी एक का डेंसिटी दूसरे रेस्पेक्ट में कंपेयर करना, राइट। ये क्या हुआ, रिलेटिव टर्म हो गया, करेक्ट है। तो रिलेटिव डेंसिटी को दो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, और डेंसिटी अगर रिलेटिव हो गया तो किसी के रेस्पेक्ट में कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने टर्म आपसे पूछा कि 1 kg आयरन और 1 kg कॉटन में विच वन इज हेवियर, वो डेंसिटी के रेस्पेक्ट में था। ऐसे मास के रेस्पेक्ट में दोनों का मास सेम है, बट हेवियर और लाइटर जो टर्म यूज करेंगे वो किसके रेस्पेक्ट में यूज करेंगे, डेंसिटी। याद रहेगा आज के बाद, ओके। या गैस के लिए बोलेंगे कौन सा गैस हेवियर है, कौन सा गैस लाइटर है। तो मान लेंगे बोलेंगे CO2 लाइटर विथ रेस्पेक्ट टू, सॉरी CO2 इज हेवियर विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में CO2 अगर हेवियर गैस है, इसका मतलब है कि अब मास के रेस्पेक्ट में कंपेयर करके बोल रहा हूँ या डेंसिटी के रेस्पेक्ट में, डेंसिटी के रेस्पेक्ट में, करेक्ट है। तो रिलेटिव डेंसिटी को दो तरीके से कंपेयर किया जाता है। एक रहता है लिक्विड एंड सॉलिड के लिए, किसके लिए, और दूसरा रिलेटिव डेंसिटी हम लोग अलग से कंपेयर करते हैं ओनली फॉर गैस, करेक्ट है, ओनली फॉर। और लिक्विड एंड सॉलिड के लिए
जो रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं उसका अलग से एक स्पेशल नाम दिया गया है, वो नाम है एस जे। क्या नाम है? बोलिए फुल फॉर्म स्पेसिफिक ग्रेविटी। लिखिए, फुल फॉर्म लिखिए। बिल्कुल कर सकते हैं, अभी तो जस्ट स्टार्ट किए हैं। देखिए यहाँ पे रिलेटिव टर्म, यहाँ देखिएगा, कुछ ऐसा है कि मान लेते हैं कि मेरे पास 500 है और आपके पास 200 है। कितना मेरे पास, कितना आपके पास? 200। तो मेरे पास आपके रेस्पेक्ट कितना पैसा ज़्यादा है, कितना टाइम ज़्यादा है? टाइम पूछ रहे हैं भाई, कितना अमाउंट ज़्यादा नहीं है। टर्म समझते हैं ना, इंग्लिश आप लोग कॉन्वेंट के बच्चे हो। ये पूछे हैं कितना अमाउंट ज़्यादा है, कितना टाइम्स ज़्यादा है। टाइम्स से क्या करते हैं? क्या उसको माइनस करके बताते हैं या डिवाइड करके बताते हैं? हम लोग तो डिवाइड करके बता देते हैं, राइट। तो मेरे पास 500, आपके पास 200, तो मेरे पास कितना टाइम ज़्यादा? 500/200, 500/200 डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 5/2, 2.5। तो मेरे पास जो पैसा है वो 2.5 टाइम ज़्यादा है आपके रिस्पेक्ट में। तो किसी का किसी के रिस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं तो डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? तो हम लोग क्या काम कर रहे हैं? रिलेटिव डेंसिटी कंपेयर कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे? किसी एक का डेंसिटी को दूसरे के डेंसिटी से डिवाइड करेंगे और जितना वैल्यू आएगा तो बोलेंगे ए जो है वो इतना टाइम्स हेवियर है, या इसका रिलेटिव डेंसिटी इसके रेस्पेक्ट में इतना है। करेक्ट है? यही है और कुछ नहीं है। यस, सिर्फ डिवीजन है। तो रिलेटिव का मतलब क्या? रिलेटिव का मतलब हुआ कि या तो हाउ मच अमाउंट या हाउ मच टाइम्स। हाउ मच अमाउंट करेंगे तो माइनस करके बता देंगे, और हाउ मच टाइम्स करेंगे तो क्या? डिवाइड करके। तो यहाँ पे एक्चुअल में डिवीजन करना है। करेक्ट है? बट अभी बस आप इतना जानिए, आज के बाद 2 साल के लिए बस इतना आप याद रखो कि रिलेटिव डेंसिटी लिक्विड और सॉलिड के लिए, जो रिलेटिव डेंसिटी के लिए दूसरा नाम स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है ना, चिंटू पिंटू, वैसे ही नाम होता है ना, एक नाम ए हो गया, एक नाम ए हो गया, वैसे रिलेटिव डेंसिटी का दूसरा नाम क्या है? लेकिन यह स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके लिए है? लिक्विड और सॉलिड के लिए। और गैस के लिए जो रिलेटिव डेंसिटी है उसका नाम दिया गया है, एक स्टैंडर्ड नाम बनाया गया VD, वेपर डेंसिटी। पढ़े तो? यस, वेपर डेंसिटी। और एब्सोल्यूट डेंसिटी तो आप जानते ही हो, मास बाय वॉल्यूम। तो दिस इज नॉट कंपेरिजन, इट इज व्हाट? एब्सोल्यूट डेंसिटी। बट ये दोनों क्या है? इट इज जस्ट ए कंपेरिजन। ओके, क्या बोले? नहीं, ये तो एब्सोल्यूट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टर्म बोला, यहाँ देखिएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर, तो आप एकदम 0 से 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? क्योंकि मैं अपने आप को समझा चुका हूँ 11th क्लास में, जैसे ही इन करते हैं तो पहले ही अपने आप को समझा देते हैं क्या 0 लेवल से स्टार्ट करना है, और अगला 3 महीना तक मुझे एफर्ट लगाना पड़ेगा। एक बार जैसे ही चीज़ों को बोलते बोलते आप मेरे लेवल में आ जाओगे थोड़ा थोड़ा, तो मुझे मेरा लेस एफर्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरे बातों को आप समझना स्टार्ट करोगे। अभी बहुत सारा प्रॉब्लम होता होगा मेरे लैंग्वेज में, मेरे बोलने के टोन में, राइट। कभी कभी फास्ट भी बोल देते हैं, लेकिन आप 10, 15, 20 दिन में मेरे अकॉर्डिंग ढल जाओगे, ठीक है? डोंट वरी, बहुत सपोर्ट किया जाएगा। अगर आप थोड़ा भी, देखिए मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं रहता कि आप कितना टैलेंटेड हो, 1% नहीं, इसमें स्ट्रांगली बिलीव नहीं करता हूँ। क्योंकि अगर ऐसा स्ट्रांगली बिलीव करते तो मुझे अपने टीचर पढ़ाते ही नहीं, क्योंकि मैं गाँव से उठ कर गया था तो मैं बहुत बिलो एवरेज अपने आप को समझता था। मैं जब आपके जैसा ही कहीं कोने में ऐसा रहता था, 500 के बच्चों के बीच में एक, बट विल पावर स्ट्रॉन्ग था कि मेरा मैथ अच्छा है, IIT हो जाएगा। और वैसे पढ़ाई भी करना चाहिए, अपने आप को ओवर हाइप नहीं करना चाहिए, छुप कर पढ़ लो। क्योंकि अपने आप को ज़्यादा शो ऑफ, थोड़ा नॉलेज होने के बाद बच्चे क्या करता है ना कि अपने आप को थोड़ा बाबा समझ लगता है, शो ऑफ करना स्टार्ट करता है। तो एक्चुअली आप जब, आपको क्या लगता है इतने बच्चों के पीछे कॉम्पिटिशन है क्या? आपका कॉम्पिटिशन 10 लाख बच्चों के पीछे है भाई, पूरा इंडिया से है। इसलिए आप जितना पढ़ोगे कम पड़ जाएगा। एका पर एक तोप लोग होंगे जो तैयारी में लगे होंगे, जो 10th करने के बाद, राइट, उससे कंपटीशन है। एनीवे, ये मैं दूसरा असाइनमेंट दे रहा हूँ, एक दे चुका हूँ और दोनों लेकर आना है। मुझे किसी का भी रिक्वायरमेंट हो सकता है किसी भी टाइम पे।
हाँ आपके टाइम पे थे, यहाँ देखिएगा। अच्छा स्टूडेंट बता दिए, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml। यहाँ पे किसी दूसरे का जिक्र है? डेंसिटी ऑफ वाटर इज व्हाट? 1 ग्राम पर ml है, मतलब बस इसका मतलब ये हुआ एब्सोल्यूट, इट इज नॉट ए कंपेरिजन। यहाँ पे यूनिट है या नहीं है? यूनिट है, लेकिन अगर आप मास बाई मास अगर करते हो तो नहीं था यूनिटलेस हो जाएगा। वैसे ही किसी एक का डेंसिटी को दूसरे के डेंसिटी से डिवाइड करोगे तो यूनिट बचेगा क्या? नहीं बचेगा। तो जब जो रिलेटिव डेंसिटी रहेगा हैविंग सम यूनिट या यूनिटलेस रहेगा, पहला बात। तो यहाँ तो यूनिट है। मान लेते हैं डेंसिटी ऑफ मरकरी, ऐसे बोल दें, डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6 ग्राम पर ml। यूनिट है या नहीं है? तो ए मरकरी का क्या है? रिलेटिव किसी का कंपेयर किए हैं या एब्सोल्यूट डेंसिटी है? एब्सोल्यूट है, मतलब जो डेंसिटी हम लोग जानते हैं 8th क्लास 9th क्लास में, वही वाला डेंसिटी है। इट इज़ नॉट ए कंपेरिजन विथ रिस्पेक्ट टू अदर। ये दूसरा कंपेरिजन, लेकिन जब कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको हिंट दिया रहेगा। सबसे पहला हिंट तो यही है कि उसमें यूनिट नहीं लिखूंगा। क्या नहीं लिखेंगे? क्योंकि डेंसिटी को डेंसिटी से डिवाइड करोगे, तो डेंसिटी को डेंसिटी से डिवाइड करेंगे तो डेंसिटी का यूनिट ऊपर का, डेंसिटी का यूनिट नीचे का, आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। करेक्ट है? ओके, अब यहाँ देखिएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके रिलेटिव डेंसिटी के लिए यूज किया जाता करेंगे आज के बाद पूरे केमिस्ट्री में? लिक्विड एंड गैस के लिए नहीं। गैस के लिए जो रिलेटिव डेंसिटी यूज करेंगे टर्म, वो क्या रहेगा? वेपर डेंसिटी रहेगा। करेक्ट है? चलिए, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी लिक्विड, तो एक्चुअल में यहाँ देखना है लिक्विड या सॉलिड का रिलेटिव डेंसिटी बताने के लिए एक रेफरेंस लिया गया है। अब वो है रेफरेंस वाटर का। तो आज के बाद किसी का भी स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया रहेगा, इसका मतलब है कि वो वाटर के रेस्पेक्ट में उसका कंपेरिजन करके बोला हुआ है। किसके रेस्पेक्ट में? तो इसके लिए, इसको बताने के लिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी बताने के लिए रेफरेंस क्या है? रेफरेंस इज डेंसिटी ऑफ व्हाट? वाटर एट 4 डिग्री C। ये लिख लीजिएगा स्टूडेंट, याद रहना चाहिए। और डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री C कितना होता है? ये लिखवाया था 1 ग्राम पर ml। तो कोई मान लेते कि मेरे पास कोई एक लिक्विड है, बट दैट लिक्विड इज नॉट वाटर। इसका क्या बताना है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या बताना है? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या है? यहाँ देखिए, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब, तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब किसके रेस्पेक्ट में कंपेयर करना है? रेफरेंस क्या लिए हैं? वाटर। तो यहाँ पे बोलना है डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड आर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। कितना डिग्री C पे? 4 डिग्री। करेक्ट है? तो यहाँ पे रेफरेंस क्या रहेगा? ऑलवेज रेफरेंस। इसका मतलब जहाँ किसी का भी अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलेंगे, इसका मतलब वो कंपेयर करके बताया हुआ है किसके रेस्पेक्ट में, किसके डेंसिटी से डिवाइड किया हुआ है। चलिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी हैविंग सम यूनिट या यूनिटलेस। क्यों यूनिटलेस रहेगा? सर ऊपर का डेंसिटी का यूनिट और नीचे का आपस में क्या करे हो जाएगा? क्या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो स्टूडेंट? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या दिखेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल टू व्हाट? स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू व्हाट? डेंसिटी ऑफ वाटर। इसका कोई यूनिट था? नहीं था। और इसका वैल्यू कितना है? लिखे तो अभी 1 ग्राम। तो किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, न्यूमेरिकली कोई फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क सिर्फ क्या पड़ेगा कि ये अपने साथ ग्राम पर ml लेकर आएगा। क्या लेकर आएगा? इसका मतलब है कि आज के बाद किसी भी लिक्विड का अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, शॉर्टकट, आज के बाद किसी भी लिक्विड का पूरे केमिस्ट्री में या सॉलिड का स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है और तब उस लिक्विड या सॉलिड का डेंसिटी पूछेंगे तो बस उसमें ग्राम पर ml लगा दीजिएगा। क्या लगा दिया? तो सर अभी तो आपने बोला मल्टीप्लाई करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बट मल्टीप्लाई किससे करोगे भाई? 1 से। कोई फ़र्क पड़ेगा क्या?
सिर्फ फर्क पड़ेगा यूनिट का। किसका? लिख लीजिए। तो मैं अब तो अपने टाइम पे ऐसे रट गया था कि स्पेसिफिक ग्रेविटी को अगर डेंसिटी में कन्वर्ट करना है तो ग्राम पर एम ऐड कर देंगे, पर दिमाग में चल रहा था। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखिएगा। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए आगे के बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर में ऐसे दिया रहता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ H2SO4, डेंसिटी बोल के कुछ नहीं दिया रहेगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ व्हाट इक्वल टू 1.6 यूनिट नहीं रहेगा, याद रखिएगा। अब तब लेकिन मुझे उस क्वेश्चन में चाहिए डेंसिटी ऑफ H2SO4। क्या चाहिए? और जब नहीं जानते रहोगे ना, देखिए छोटा सा टर्म से भी कभी कभी बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता है, क्योंकि आप नहीं जान रहे हो, है बहुत छोटा चीज़। अब मुझे चाहिए डेंसिटी ऑफ H2SO4, दिया हुआ क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो क्या इसको देखकर H2SO4 का डेंसिटी नहीं निकाल लेंगे? क्या लिखेंगे? 1.6 ग्राम पर ml। क्या लिखेंगे? एक्चुअली हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे इससे, बट ये वैल्यू क्या था? 1 ग्राम पर ml। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू पे कोई फर्क बस यही पड़ेगा, ग्राम पर ml आ जाएगा। करेक्ट है? ओके। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आयरन मान लीजिए इतना है 12.6 ग्राम पर ml। सॉरी, तो इसका डेंसिटी क्या रहेगा? पर ml बोलिए या पर cc बोलिए, या उसको बाद में मीटर क्यू में कन्वर्ट कर लेंगे, kg पर मीटर क्यू। तो इसका डेंसिटी कितना रहेगा? डेंसिटी ऑफ आयरन 12.6 ग्राम पर ml। करेक्ट है? ओके एवरीवन, if a specific gravity of any liquid equal to 10, what is the meaning of this? Very good. It means what? This liquid is 10 times heavier with respect to water. किससे कंपेयर किए हैं? वाटर से डिवाइड करके आए होंगे। इसका मतलब ये हुआ this liquid is 10 times heavier with respect to water at full। फिर से एक बार यहाँ देखो भाई, बोलिए Pp इक्वल टू nRT। करेक्ट है? क्या n के बदले a लिख सकते हैं? देखिए स्टूडेंट, सिंस यहाँ पे लिख सकते हैं ना, सिंस n इक्वल टू मास बाई मोलर मास, मास बाई, तो n के बदले भी लिख सकते हैं। तो P, अच्छा m को इधर ला सकते हैं और v को इधर, m को इधर और v को इधर, तो क्या हो जाएगा? Pm क्या हो जाएगा? Pm इक्वल टू व्हाट? m बाई v आर टी। करेक्ट है? और m बाई v को क्या पढ़ोगे? डेंसिटी ऑफ गैस। इक्वेशन गैस का था, किसका था? लिक्विड का है या गैस का है? इसका नाम दिए थे कल, कौन सा इक्वेशन? अभी सिर्फ आप आइडियल बोलते रहिए, ठीक है स्टूडेंट? आइडियल का कोई मतलब यहाँ पे है, आगे चल के पता चलेगा। सर एक रियल गैस भी होता है, एक आइडियल गैस भी होता है। हम लोग कौन सा गैस बोल रहे हैं? आइडियल गैस। करेक्ट है? बोलिए ए क्या है? ये ब्रैकेट
डेंसिटी किसका, गैस का, किसका है, तो PM इक्वल टू क्या लिख सकते हो, DRT। PM इक्वल टू वाट, तो आपको नहीं था कि ये इक्वेशन यहां से ही आया है, करेक्ट है। बट मेरा यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है, यहाँ देखना है। अच्छा, इसमें मान लेते हैं, सपोज कीजिए कि मैंने प्रेशर दे दिया, मॉलिक्यूलर वेट दे दिया, T दे दिया और R दे दिया, तो क्या डेंसिटी निकाल लेंगे सर? D निकल जाएगा, कैसे, PM इक्वल टू RT। लेकिन सबसे बड़ा मेरा कन्फ्यूजन है कि डेंसिटी का यूनिट यहाँ पे क्या लिखोगे। जैसे एग्ज़ाम में आप लिख कर आ गए 10, वो 10 मैंगो है या 10 एप्पल है, कुछ तो पता चलेगा। 10 बहुत कुछ हो सकता है, राइट। तो यूनिट अगर छोड़ कर आ गए, फिजिक्स का प्रॉब्लम बना रहे हो, यूनिट ही नहीं लिखे हुए हो और 10 लिख दिए हो, तो मैं 10 जूल समझ लूँगा। निकाले थे फोर्स, निकाले थे वेलोसिटी, और कुछ लिख कर नहीं आए तो मैं क्या सोचूंगा, कॉपी चेक कर रहा हूँ तो मेरे पास लिबर्टी रहेगा 1/4 मार्क्स काटने का। इसमें टीचर ऐसा ही करते हैं, रेड पेन लेके रेडी रहते हैं, कहाँ पे छोड़े हो, राइट। अब बोर्ड में मार्क्स उठाना है भाई, एक कला है। इंट्रेंस में तो दिमाग है, अब बोर्ड में कैसे, पहला 2 पेज बहुत बढ़िया से राइटिंग लिखो, इम्प्रेसिव। क्योंकि कॉपी, सब्जेक्टिव को कॉपी चेक करते हुए टीचर इरिटेट होता रहता है, और उसमें आप ऐसा लिखो कि आप ही नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आप जहाँ तेज होते हुए भी मार्क्स कम हो जाएगा। इसलिए कभी कभी सुनते हो इसका IIT हो गया लेकिन बोर्ड में परसेंटेज कम था, राइटिंग ठीक नहीं था। देते हैं हम लोग, जैसे लाइट पढ़े हो गए, रे ऑप्टिक्स, तो हम लेते हैं कंस्ट्रक्शन, एजम्पशन, डेरिवेशन, एप्लीकेशन, इतना कुछ करते हैं। मैथमेटिक्स का थ्योरम करते होंगे प्रूफ, बचपन में हम लोग बहुत मन लगा करते थे। ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180, एक पैरेलल लाइन खींचकर। और उस टाइम पे सोचते कि मैंने कितना दिमाग लगा दिया। फैक्ट है कि उसमें उस टाइम पे उस लेवल पे हम लोग काम करते थे। चलिए, तो मेरा यहाँ पे आप लोग से बहुत छोटा सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, डेंसिटी का यूनिट क्या लिखोगे। आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर यही पढ़ाया जाएगा, या सेकंड चैप्टर या थर्ड चैप्टर, यूनिट एंड डायमेंशन। तो जब भी यूनिट पूछते हैं तो कोई बात नहीं, सबका यूनिट पुट करके देख लेंगे, करेक्ट है। अब इसमें सबसे बड़ा मिस्टेक बच्चा क्या करता है ना, कि डेंसिटी का मतलब उनको ग्राम पर ml ही नजर आता है ऑलवेज, ग्राम पर ml नहीं तो kg पर लीटर, नहीं तो kg पर मीटर क्यूब। बट डेंसिटी के लिए अगर हम लोग काम कर रहे हैं, सपोज कीजिए, और आप लोग प्रेशर ले लिए ATM में, किस में लिए, तो अगर प्रेशर ATM लेते हैं तो M का यूनिट क्या रहेगा, M मैंने प्रेशर का यूनिट लिख दिया। जनरली हम लोग ATM में ही काम करेंगे। M का यूनिट बोलो भाई, ग्राम नहीं है, ग्राम है, ग्राम पर मोल है, नहीं तो यूनिट गड़बड़ हो जाएगा। ये मोलर मास है भाई, क्या है, ये जो M है वो कितना मोल का मास है, तो ग्राम लिखें या ग्राम पर मोल लिखें, यस, क्या लिखेंगे, ग्राम पर मोल, डिवाइडेड बाय इसका यूनिट फिर क्या लिखना है, लीटर, और क्या लिखेंगे, ATM, और क्या लिखेंगे, पर मोल, और क्या लिखेंगे, एक सिर्फ R का लिखे हो, और क्या लिखेंगे, टेम्परेचर का, पर केल्विन, केल्विन कैंसिल, इन्हें तक ऊपर जाके मोल इन्वर्स बन जाएगा, इससे इसको कैंसिल कर दें, ATM से ATM, लास्ट में बचता क्या है, ग्राम। लिखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। तो PM इक्वल टू DRT से जो डेंसिटी निकालेंगे, उसमें अगर प्रेशर का वैल्यू ATM पुट करेंगे और R का वैल्यू 0.0821 लीटर ए वैल्यू पुट करेंगे, तो जो डेंसिटी आएगा वो ग्राम पर ml रहेगा या ग्राम पर लीटर रहेगा, ग्राम पर लीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपसे बार बार मिस्टेक होगा। और क्वेश्चन में सो मेनी टाइम्स उल्टा भी तो आ सकता है, यहाँ देखना भाई, यहाँ से आपको समझ में आएगा। PV इक्वल टू NRT सबके लिए नया है। समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि आपको डेंसिटी दे दूं, यहाँ देखना है, क्या दे दें, डेंसिटी, और T भी दे दें, R तो पता ही रहेगा, और P भी दे दें, और M निकालना रहेगा, क्या निकालना रहेगा, मोलर मास।
तो उस टाइम, और आपसे मुझे, मेरा इंटेंशन है आपसे पक्का मिस्टेक करवा दें, तो मैं डेंसिटी का वैल्यू जानबूझकर, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग फास्ट होने के लिए या थोड़ा फास्ट होने के लिए आप वैल्यू को जल्दी से पुट कर देंगे, तो मैं ऐसे दे दूंगा 1500 ग्राम पर ml, किसे दे देंगे, या समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा वैल्यू मैं दे दूंगा। और मैं मतलब कहने का सेंस है कि जानबूझ के ग्राम पर ml देंगे, और नहीं तो और क्या कर देंगे, वैल्यू कुछ रहेगा 1.5 kg पर मीटर क्यूब कर दूंगा, और भी बढ़िया हो जाएगा, kg पर मीटर। मतलब इंटेंशन है मिस्टेक करवा देना है। अब तब आपसे एम पूछेंगे, बट वी आर वेरी वाइज पीपल, जब ये वैल्यू यूज करेंगे तो देखेंगे डेंसिटी का यूनिट क्या है, क्योंकि मुझे यहाँ पे डेंसिटी का यूनिट एम निकालने के लिए किसमें पुट करना है, ग्राम पर लीटर। तो क्या ग्राम पर ml या kg पर मीटर क्यूब को ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए, बी केयरफुल अबाउट यूनिट, ऐसे लिखे, बी केयरफुल अबाउट यूनिट ऑफ डेंसिटी, लिखना है बी केयरफुल अबाउट यूनिट ऑफ डेंसिटी। हाँ देखिए, अगर दिया रहेगा इसमें, अगर प्रेशर का वैल्यू एटीएम में रहेगा और तो आर का वैल्यू 0.081 लेंगे, तो उस टाइम पे डेंसिटी प्रूफ किया ना कि किस में आता है, ग्राम पर लीटर में आता है। बट इज इट कंपलसरी कि जो क्वेश्चन सेट करेंगे वो आपके मन के अकॉर्डिंग यूनिट लेंगे, इट इज़ नॉट कंपलसरी। तो मान लेते हैं कि डेंसिटी का वैल्यू मैंने कुछ दिया न्यूमेरिकल x, और यूनिट बना दिया kg पर मीटर क्यूब, क्या बना दिया, कोई बात नहीं है, वी आर वेरी वाइज पीपल। x न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा, kg को ग्राम नहीं बना सकते हो आप, 1 kg को 1000 ग्राम, और 1 मीटर क्यूब के लिए मैं पढ़ाया हूं कितना लीटर होता है। एक टर्म होता है रॉन्गली बट करेक्ट, रॉन्गली बट, कभी कभी होता है दिन अच्छा रहता है तो गलती करके भी सही हो जाता है, इसमें वही होगा, नहीं समझे, क्योंकि ऊपर 1000 रहेगा नीचे 1000 रहेगा। सपोज कीजिए कि मैं डेंसिटी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, डेंसिटी अगर ऐसे दिया 1.2 kg पर मीटर क्यूब, तो ग्राम पर लीटर में भी कन्वर्ट करेंगे तो कुछ दूसरा आएगा या 1.2 ही रह जाएगा। तो इसको इस टाइप बोलते हैं रॉन्गली बट करेक्ट, गलत करके भी सही मार्क्स आ गया। और सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है, किसी को बताते नहीं कि, बताते हैं कि मैंने मार्क्स लाया, लेकिन मैंने कमाल करके मार्क्स लाया, करेक्ट है। ये अगर इसमें भी रहेगा तो इसका मतलब यही तो आएगा लास्ट में, ग्राम पर लीटर। अब दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है पूरे क्लास में, PV इक्वल टू NRT एंड PM इक्वल टू DRT, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा एक 5 चैप्टर में ये इक्वेशन चलते रहेगा, 5 चैप्टर है, मोटा मोटी 50 आवर में इस इक्वेशन पे बात करने रहने वाला हूँ, इतना इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं। और इक्वेशन कौन सा है, PV इक्वल टू NRT, मतलब कुछ तो बात हुआ कि 7 स्टार दिया है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ओके एवरीवन, यहाँ देखिए, PM इक्वल टू व्हाट, DRT, करेक्ट है। मोलर मास किसी एक पार्टिकुलर गैस का होता है या मिक्सचर ऑफ गैस का भी हो सकता है। हम लोग सॉल्व किए थे एयर का मोलर मास, जिसका वैल्यू 29 ग्राम पर मोल आया था, कितना आया था, शायद मोटा मोटी 29 ही आया था। तो यहाँ पे अगर बात नहीं करना है, देखो भाई मेरे बात को ज़्यादा सुनो, PM मिक्सचर, तो डेंसिटी भी किसका रहेगा, मिक्सचर का, करेक्ट है। M किसी एक गैस का, पार्टिकुलर गैस का, तो डेंसिटी भी क्या रहेगा। तो ये इक्वेशन या ए इक्वेशन
आप किसी एक पार्टिकुलर गैस के लिए भी यूज़ कर सकते हो और मिक्सचर ऑफ गैस के लिए भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल किसी एक पार्टिकुलर गैस के लिए तो P भी गैस, तो उस गैस का मोल, भी मिक्सचर तो N मिक्सचर, भी गैस N गैस। वैसे ही मोलर मास गैस तो डेंसिटी भी उस गैस का, मोलर मास मिक्सचर का तो डेंसिटी किसका रहेगा, मिक्सचर का रहेगा। समझे? ये लिख लीजिए। If pressure and temperature is चलिए, अगर प्रेशर और टेम्परेचर यहाँ देखिएगा, इसमें P एंड T कांस्टेंट रहा, करेक्ट है? तो वेरिएबल के नाम पे कौन बच जाएगा? तो क्या बोल सकते हैं M इक्वल टू D RT बाई P। और इस कंडीशन के लिए ए ब्रैकेट वेरिएबल रहेगा या कांस्टेंट रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो क्या यहाँ से बोल सकते हैं, या D इक्वल टू ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डेंसिटी इक्वल टू P बाई RT बाई M। और इस कंडीशन के लिए ये मेरा ब्रैकेट रहेगा कांस्टेंट। क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो मान लेते हैं कि y इक्वल टू आप 2x लिखते हो, लीनियर इक्वेशन है और 2 तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक छोटा सा मैथ मुझसे पढ़ लीजिए, बाद में इसको कैलकुलस के मेथड से मैं अलग लेवल पे प्रूफ कर दूंगा। बट जहाँ पे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रहेगा तो वहाँ पे चेंज ऑफ y इक्वल टू चेंज ऑफ x लिख सकते हो। चेंज ऑफ y इक्वल टू व्हाट, या परसेंटेज ऑफ y इक्वल टू परसेंटेज ऑफ x लिख सकते हो। परसेंटेज ऑफ y इक्वल टू व्हाट, किसी चीज़ का परसेंटेज चेंज ऑफ x, परसेंटेज चेंज ऑफ x। तो उस टाइम पे y का कोई परसेंट, चाहे वो प्रॉफिट का चेंज का या डिक्रीज का या इंक्रीज का, जो भी y के रिस्पेक्ट में बात किया जाए, जैसे ऐसा बोलूँगा परसेंटेज इंक्रीज ऑफ y। देखिए, चेंज ऑलवेज होता है फाइनल माइनस इनिशियल, करेक्ट है? बट लॉस या डिक्रीज, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोल दिया कि आपका लॉस -10 रुपीज़ हुआ, क्या हुआ? या किसी के सामने रोना है, मेरा लॉस हो गया -100 रुपीज़, तो उसका इमोशनल सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन अंदर में आप खुश रहो कि मैं इसको बेवकूफ़ बना रहा हूँ। लॉस कितना हुआ है यार? -100, राइट? तो लॉस हो गया -100 का, और लॉस ऑलवेज होता है इनिशियल माइनस फाइनल। लाभ हानि का हम लोग प्रॉब्लम बनाते थे, प्रॉफिट लॉस का, करेक्ट है? तो इनिशियल माइनस फाइनल इक्वल व्हाट है? -100। तो फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल व्हाट है? मतलब आपको लॉस हुआ था या 100 का प्रॉफिट हो गया था? सामने लोग बेवकूफ़ बना दिए। तो लॉस ऑलवेज क्या होता है? इनिशियल माइनस फाइनल। डिक्रीज ऑलवेज क्या होता है? इनिशियल माइनस फाइनल। इंक्रीज ऑलवेज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस, ये सब टर्म को सीखना है, ठीक है? तो मानते हैं कि परसेंटेज चेंज ऑफ y, तो परसेंटेज चेंज ऑफ y के लिए क्या लिखेंगे? डेल्टा y बाई वाई, डेल्टा y बाई वाई इंटू 100। तो इस केस में परसेंटेज चेंज ऑफ y मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? परसेंटेज चेंज ऑफ x, करेक्ट है? लेकिन ये बात बोलने के लिए दोनों को लीनियरली रिलेटेड होना पड़ेगा। किसका? लीनियर फंक्शन होना पड़ेगा, ऐसा नहीं किसका स्क्वायर। तब वो उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कैलकुलेटर मूल्य राकेश सर ने ऐसा सिखा दिया है। मैं ये बात बोल रहा हूँ लीनियर रिलेशन के लिए। किसके लिए? अगर y और x लीनियरली रिलेटेड रहेगा, इसका पावर 1 इसका पावर 1, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, तो परसेंटेज ऑफ y चाहे वो लॉस का हो, इंक्रीज का हो या चेंज का हो, मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? परसेंटेज ऑफ x।
तो यहाँ पे एक तो इस कंडीशन के लिए ए ब्रैकेट मेरा कांस्टेंट हो गया, तो क्या बोल सकते हैं डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल व्हाट मोल, यहाँ तक आइए। बट ए बात बोलने के लिए व्हाट इज कीपिंग कांस्टेंट, पी एंड टी इज कीपिंग, लिखो भाई पी एंड टी इज कीपिंग कांस्टेंट। हाँ क्या बोले, और टी, चलिए यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये समझ में आया कि मैंने क्या लिखा है, क्या है ये समझ में आया क्या लिखा, इसलिए तो बोलते रहते हैं कांस्टेंट, लिखते हैं थोड़ा कर्सिव राइटिंग में बोल रहे हैं ना भाई कांस्टेंट, कांस्टेंट लिखते रहेंगे ऐसे ऐसे, देखिए ये मैंने लिखा कांस्टेंट, टाइम लग जाएगा ना, कांस्टेंट को डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, चल नहीं मैं समझ सकता हूँ, थोड़ा टाइम बचाने के लिए लिख, लेकिन दैट्स वाई मैं लाइन बाय लाइन वहाँ पे बोलते रहता हूँ कि मैं लिख क्या रहा हूँ, जो लिखता हूँ वो बोलता भी हूँ। जैसे यहाँ पे लिखते हैं डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, डी डायरेक्टली टू एम व्हाट इज कीपिंग कांस्टेंट, तो जो बोले तो वहाँ पे लिखे भी पी एंड इज कीपिंग कांस्टेंट। मतलब क्लास करने के टाइम पे तीनों चीज़ अलर्ट रहना पड़ेगा, सुनना भी है, लिखना भी है और देखना भी है, कोरिलेट होना पड़ेगा, फेज का डिफरेंस नहीं रहना पड़ेगा। चलिए यहाँ देखिएगा, इस कंडीशन के लिए यहाँ देखो भाई, अब चीज़ें किसी और लेवल पे जाने वाला है, बाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, अगर ऐसा होता है तो आप ऐसा लिख सकते हो y1 बाई y2 इक्वल टू व्हाट, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, y इक्वल टू 2x है, क्या है, मतलब मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रहा, आप जानते हो, बस चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीख रहे हैं। यहाँ पे 2 तो कांस्टेंट है, x का वैल्यू अगर x1 तो x1 पे y का वैल्यू क्या रहेगा y1, तो अगर x का वैल्यू x1 पुट करेंगे तो क्या वैल्यू क्या मिलेगा, जिसका नाम रहेगा y1। यहाँ पे x का वैल्यू x1 पुट कर दिया तो यहाँ पे y का नाम क्या कर दिया है y1। अब x का वैल्यू x2 तो y का वैल्यू क्या रहेगा, क्या डिवाइड कर सकते हो y1 बाई y2, तो 2x1 बाई 2x2 बोलिए यस, तो नहीं था 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि अगर ऐसा रहेगा तो y1 बाई y2 इक्वल टू x1 बाई x2, आपके सामने प्रूफ तो हो गया, क्योंकि 2 नहीं रहेगा, राइट, वो कांस्टेंट और कैंसिल आउट हो जाता है। इन सिमिलर फैशन d डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, d डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m व्हाट इज कीपिंग कांस्टेंट, यहाँ देखना है सबको, p एंड इज कीपिंग कांस्टेंट, तो यहाँ पे a बोल सकते हैं d1 बाई d2 इक्वल टू m1 बाई m2, d1 बाई d2 इक्वल टू व्हाट, बट a लिखने के लिए क्या कंडीशन कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब मैंने नहीं समझा, बताइए क्या मतलब था, मतलब ये था कि जिस कंडीशन पे ये m1 बाई m2 है, m1 किसी एक गैस का रहा होगा मोलर मास और m2 किसी दूसरे गैस का रहा होगा, बट ये रिलेशन लिखने के लिए जिस प्रेशर और टेम्परेचर पे इसका डेंसिटी निकालेंगे, किसका, इसका m1 का, गैस 1 का, उसी प्रेशर और टेम्परेचर पे इसका डेंसिटी निकालेंगे, तब जाकर ये होगा, अदरवाइज रिलेशन वैलिड नहीं रहेगा। मतलब ये अगर इसका प्रेशर और टेम्परेचर P1 और T1 रहा है तो इसका भी उस टाइम पे क्या रहा होगा, P1 एंड T1, करेक्ट, यस, वही, क्योंकि इसी के लिए तो ये लिखे थे, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखे थे वो किसके लिए लिखे थे, प्रेशर इज एंड टेम्परेचर कीपिंग कांस्टेंट, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तब मानते इसी का आप एडवांटेज ले रहे हो, दो गैस के बीच कंपेयर कर रहे हो,
d1/d2 इक्वल टू व्हाट? तो ये तो तभी हो सकता है जब ये ऐसा रहेगा, ये तभी हो सकता है जब ऐसा रहेगा। इसका मतलब जिस कंडीशन पे, इसका मतलब जब गैस 1 का डेंसिटी आप निकाल रहे थे, उस टाइम पे गैस का डेंसिटी निकालने के टाइम पे अगर प्रेशर और टेम्परेचर को P1 T1 मेंटेन किए हो, तो गैस 2 का जब डेंसिटी निकाल रहे थे तो वही P1 और T1 मेंटेन करना पड़ेगा। लाइक अगर इसके टाइम पे प्रेशर 2 atm और टेम्परेचर 27 डिग्री से, तो इसके टाइम पे भी क्या रहेगा? 2 atm 27 डिग्री से। यहाँ तो समझ में आ गया? चलिए पढ़े तो स्टूडेंट क्या लिख रहे हैं? VD12 इसका मतलब वेपर डेंसिटी ऑफ गैस 1 विथ रेस्पेक्ट टू, गलत बोल रहे थे, ए था डेंसिटी ऑफ, इसको क्या पढ़ोगे स्टूडेंट? दो बार चेंज बोलना पड़ेगा। चेंज ऑफ वाई, ये अंदर में क्या है? चेंज ऑफ वाई, और उसका भी चेंज लगाए हुए हैं, तो क्या हो गया? चेंज ऑफ वाई, चेंज ऑफ। तो वेपर डेंसिटी का मतलब ही था रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी का कंपेरिजन। तो VD12 का मतलब डेंसिटी ऑफ गैस 1 विथ रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ गैस 2, डेंसिटी ऑफ गैस 1 विथ रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ। और किसी एक गैस का डेंसिटी दूसरे गैस के रेस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हैं, तो गैस ये क्या हो गया? रिलेटिव डेंसिटी। और गैस के लिए अगर एक गैस का दूसरे के रेस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं तो उसी का नाम दिया गया है वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी क्या है? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस विथ गैस, गैस विथ गैस, करेक्ट है। तो VD12 का मतलब डेंसिटी ऑफ गैस 1 विथ रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ गैस 2, करेक्ट। तो आज के बाद गैस का रिलेटिव डेंसिटी के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी टर्म यूज करेंगे या वेपर डेंसिटी? लिक्विड और सॉलिड के लिए जो हम लोग टर्म यूज करेंगे वो क्या रहेगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए रेफरेंस फिक्स कर दिए हैं। बोलिए क्या फिक्स कर दिए हैं? जो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू दिया रहेगा वो किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ रहेगा? वाटर के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? डेंसिटी ऑफ वाटर के रेस्पेक्ट में। और वो डेंसिटी कितना टेम्परेचर का? 4 डिग्री का, करेक्ट है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है स्टूडेंट कि किसी एक गैस का डेंसिटी दूसरे गैस के रेस्पेक्ट में, और यहाँ से ही हम लोग बोल पाएंगे कि दिस गैस इज हेवियर एंड दिस वन इज लाइटर, दिस गैस इज व्हाट? हेवियर एंड दिस वन इज। तो यहाँ पे हेवियर और लाइटर टर्म क्या है? मास से या डेंसिटी से रिलेटेड टर्म? डेंसिटी से, याद रहेगा। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि किसी भी गैस का, एक गैस का डेंसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट कंपेयर करेंगे तो डेंसिटी का डेंसिटी से कंपेयर हो रहा है, तो उस टाइम पे दोनों गैस का डेंसिटी निकालने के टाइम पे प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रखिएगा, तब जाकर आंसर सही आएगा, अदरवाइज आंसर सही। इसका मतलब कि व्हाट इज द क्राइटेरिया और कंडीशन फॉर कंपेरिजन ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस 1 विथ रिस्पेक्ट टू अदर? दोनों गैस का प्रेशर और टेम्परेचर क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे। गैस 1 का जिस प्रेशर और टेम्परेचर पर डेंसिटी निकालेंगे उसी प्रेशर और टेम्परेचर पर क्या निकालेंगे? गैस 2 का। एक कंडीशन है, तब आपको रियल पता चल पाएगा, रियल कंपेरिजन, करेक्ट है। यहाँ पे लिख लीजिएगा कंडीशन। कंडीशन क्या रहेगा? प्रेशर एंड टेम्परेचर आर सेम फॉर बोथ गैस, करेक्ट है। अब यहां देखना है वेपर डेंसिटी ऑफ 1 2, वेपर डेंसिटी ऑफ, तो क्या इसके लिए लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ गैस 1 बाई डेंसिटी ऑफ गैस 2, D1 बाई D2, D1 बाई, और इसका प्रेशर और टेम्परेचर PNT है, तो इसका भी क्या रहेगा? PNT।
करेक्ट। देखो भाई, पहले तो अपने आप को एक बात समझाओ, आप 9 से 10th में नहीं है, मैं एकदम फैक्ट बता रहा हूँ। इन लोग को भी ये बात मैं गुरु ज्ञान दिया था कि अगर ये दिमाग दौड़ाते रहे तो ये कहाँ से आ गया, तो आपको हर क्लास में नया टर्म मिलने वाला है। ये दिमाग दौड़ाते रहे हो कि कहाँ पे देखे थे इसको, तो नहीं देखे थे। आंसर क्या है? तो अब आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। किसी नए सिटी में जाते हैं जहाँ तक आज न्यूयॉर्क आप चले गए, लाइफ में कभी नहीं गए हैं, और वहाँ बैठ कर सोच रहे हो पिछला जन्म में आया था क्या, सोच रहे हैं पिछले जन्म में जाकर नहीं आए थे भाई। वैसे ऐसा नहीं करना है। मैं इन लोगों को यही समझाया था ना कि आप हार्टली एक्सेप्ट करना चीज़ों को, मतलब अभी अपने आप को ऐसे माइंड चेंज करना। अच्छा, आज के बाद ऐसा होता है, आज के बाद यही जानेंगे, ये नहीं क्यों होता है। और क्यों होता है उसमें अगर करेंगे तो हर लाइन में कन्फ्यूजन होगा। बस ओके, सर ने पढ़ाया VD 1 2, मैं इस सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूँ, हर सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूँ। मानते आप स्टेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, सीक्वेंस सीरीज। अच्छा, GP का सीरीज कहाँ से आ गया? HP सीरीज हो चाहे हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये कहाँ से आ गया भाई? सीखेंगे अब आया तो, राइट। तो VD 1 2 = D1/D2 ऐसा होता है, और वैसे वहाँ से होता है। करेक्ट है। तो आज के बाद एक कंपेरिजन क्या हो गया? VD 1 2 का मतलब डेंसिटी ऑफ गैस 1 बाई डेंसिटी ऑफ गैस 2। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? जिस कंडीशन पे गैस 1 का निकालेंगे डेंसिटी, सेम प्रेशर टेम्परेचर क्या रहेगा गैस 2 के लिए। अब बोलिए, इस इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को क्या मिला सकते हैं? क्योंकि यहाँ भी कंडीशन था P&T सेम, यहाँ भी क्या था? तो क्या D1/D2 को लिख सकते हैं M1/M2? फर्स्ट और सेकेंड को आपस में कंपेयर करके क्या लिख सकते हैं? VD फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। VD 1 2 इक्वल टू व्हाट? M1/M2। वेपर डेंसिटी, इसको ऐसे पढ़ते हैं, वेपर डेंसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, वेपर डेंसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 इक्वल टू व्हाट? मोलर मास ऑफ 1 बाई मोलर मास ऑफ 2, मोलर मास ऑफ 1 विथ डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ 2। लेकिन M1/M2 से आप एक कंपेयर कर सकते हो। अब यहाँ देखिएगा, ये वैल्यू अगर मोर देन 1 आ गया, कितना गया? इसका मतलब है कि गैस 1 हेवियर है with respect to gas 2, which one heavier and which one is lighter? 1 is heavier and 2 is, और अगर इसका वैल्यू लेस देन 1 आ गया, देन 2 is heavier, 1 is lighter, और अगर 1 आ गया तो दोनों क्या है? किसी एक दूसरे के रेस्पेक्ट नहीं बोल सकते कि हेवियर और लाइटर। करेक्ट है। लेकिन ये फार्मूला लगाने के लिए क्या सेम रहना चाहिए? दोनों का P&T सेम। तो बोलिए, रिलेटिव डेंसिटी को कितना पार्ट में डिवाइड करके हम लोग पढ़े हैं आज? 2 पार्ट में। वो 2 कैटेगरी क्या था? सॉलिड लिक्विड का अलग और गैस का अलग। सॉलिड लिक्विड का जो रिलेटिव डेंसिटी था उसका नाम था स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसके लिए रेफरेंस फिक्स कर दिया, वो क्या था? वाटर। बट क्या गैस के लिए भी कोई रेफरेंस फिक्स किया हूँ? नहीं किए हैं। फाइंड आउट। और इसके बाद अगर कुछ मेंशन नहीं भी किया रहेगा स्टूडेंट, कुछ बातें कन्वेंशन में मेंशन नहीं रहता है। ये हम लोग टीचर फर्स्ट टाइम में पढ़ाते हैं, याद रखिएगा, ऐसे पढ़ा देते हैं कि पॉइंट P है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, बट पोजीशन भी एब्सोल्यूट नहीं होता है, किसी का पोजीशन किसी के रेस्पेक्ट में बताते हैं, पता ही होगा। तो एक्चुअली पोजीशन, ये पॉइंट P का पोजीशन है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, बट फिजिक्स में कन्वेंशन है कि जहाँ पे ओरिजिन के रेस्पेक्ट में रहेगा तो वो लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इन सिमिलर फैशन, सर यहाँ तो आपने प्रेशर और टेम्परेचर का बात नहीं किया, तो आज वो बात नहीं किया रहेगा क्वेश्चन में, तो डिफ़ॉल्ट में क्या मानना है? थ्योरी का पार्ट था कि सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर लिया गया है। करेक्ट है। वैल्यू क्या होगा?
क्या होगा स्टूडेंट? MCO2 MO2 करेक्ट है। हाउ मच? 44/32 डिवाइड कर लीजिएगा। तो बोलिए O2 और CO2 के रेस्पेक्ट में विच वन इज हेवियर एंड विच वन लाइटर? CO2 इज हेवियर एंड O2 इज लाइटर, करेक्ट है। तो अब समझ में आ गया हेवियर और लाइटर। जल्दी से बताओ भाई, फाइंड वेपर डेंसिटी ऑफ CO2 विथ रेस्पेक्ट टू N2O। डिवाइड कीजिए। पेन चलाओ भाई। ये कौन सा गैस है? बोले लाफिंग गैस। दिस इज द लाफिंग गैस। नाम सुने हैं? ये नाइट्रस ऑक्साइड है N2O। दिस इज लाफिंग गैस। एक टीयर गैस भी होता है। ये क्या है? लाफिंग गैस। याद रखिएगा, कहीं पे काम में आ जाएगा। क्लास में कुछ भी इंफॉर्मेशन देते हैं वो कहीं पे लिखते जाना है। कब कहाँ पे आपको 4 मार्क्स दिला देगा। तो वेपर डेंसिटी ऑफ CO2 विथ रेस्पेक्ट टू N2O कितना हो जाएगा? 44 यस, इसका भी मोलर मास 44 ही होता है। 28 + 16 कितना होगा? 44। कितना रहेगा? 1। करेक्ट है। याद रखना है वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 विथ रेस्पेक्ट टू मीथेन गैस। ऐसी को ऐसे एग्जाम में पूछा सकता है कि SO2 गैस मीथेन गैस से कितना टाइम्स हेवियर है। कितना टाइम्स? इफ प्रेशर एंड टेम्परेचर आर कीपिंग कांस्टेंट। कितना रहेगा? MSO2 MCH4 64/16 4:1 4। बोले क्या होगा? फाइंड वेपर डेंसिटी ऑफ N2 गैस। यही कंप्लीट क्वेश्चन है। तो आज के बाद याद देखिए, आप अगर केमिस्ट्री का थ्योरी का बुक फॉलो करेंगे या स्कूल वगैरह में, तो वेपर डेंसिटी के लिए आपको ये फार्मूला दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? मतलब जनरली क्या होता है ना कि सपोज कि मेरे पास भी टाइम कम है और मैं भी अगर शॉर्टकट चलना चाह रहा हूँ, तो बस ये फार्मूला देख के निकल जाएंगे विदाउट क्लियरिंग क्या इसका रियल सेंस क्या है, रियल मीनिंग क्या है। अभी तो क्या है, चीज़ों को हर एक बात को सीखते जा रहे हैं। तो यही आपका फार्मूला बॉक्स में मिलेगा, वेपर डेंसिटी इक्वल टू m/2। मिला भी होगा कहीं पे। अब आपको समझ में आएगा कि 2 का किसके लिए था। तो आज के बाद अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि सिर्फ ये दिया रहा है वेपर डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस बट विथ रेस्पेक्ट टू होम, मतलब किसके रेस्पेक्ट में पूछा गया है, विथ रेस्पेक्ट टू विच गैस, अगर ये मेंशन नहीं रहेगा तो केमिस्ट्री में कन्वेंशन है कि किसी भी गैस का वेपर डेंसिटी और ये नहीं मेंशन है किसके रेस्पेक्ट में, तो हाइड्रोजन गैस पकड़ना है। क्या पकड़ना है? यस। तो डिफ़ॉल्ट में अगर यहाँ पे जैसे आप लोग पूछ रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू विच गैस, तो डिफ़ॉल्ट में अगर कोई गैस नहीं दिया रहेगा, सिर्फ ये दिया रहेगा किसका वेपर डेंसिटी चाहिए, और किसके रेस्पेक्ट में नहीं मेंशन रहेगा तो किसके रेस्पेक्ट में निकाल कर आंसर देना है। ये अपने लैंग्वेज में थ्योरी बनाइए, ठीक है। कुछ एक सेंटेंस अपने लैंग्वेज में बना लीजिए कि किसी भी गैस का वेपर डेंसिटी निकालना है और किसके रेस्पेक्ट में अगर नहीं मेंशन रहेगा तो हाइड्रोजन गैस के रेस्पेक्ट में निकालना है।
और इस लाइन को फिर बॉक्स में डाल दीजिएगा। लिखवाएंगे इस कॉन्सेप्ट को अपने लैंग्वेज में। हाइड्रोजन गैस। अब मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऐसा ही मिलेगा, लेकिन ये नहीं लगा कि बहुत स्पेशल केस हो गया, जनरलाइज है, लेकिन अगर ऐसे मेंशन रहेगा देन एक कॉन्सेप्ट ज़्यादा जनरलाइज है या ज़्यादा जाना था, दिस इज मोर जनरलाइज। मतलब अगर फोर्सफुली पूछा जाएगा वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 विद रिस्पेक्ट टू CH4, तो उस टाइम पे अगर मेंशन ही कर दी कि मुझे इसके रिस्पेक्ट में ही चाहिए, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट नहीं, तब तो आपको वही सॉल्व करना है, करेक्ट है। लेकिन अगर नहीं मेंशन करे क्या हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, तब कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस, करेक्ट है। तब यहाँ पे इसको थ्योरी बना रहा हूँ, दिस इज थ्योरी। तो उस केस में क्या लिखेंगे, वेपर डेंसिटी ऑफ, हम लोग भी ऐसे ही लिखेंगे N2, करेक्ट है, इक्वल टू व्हाट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2 और डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ S2। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2 और डिवाइड बाय व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ S2, 2। तो आज के बाद यहाँ देखना है वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस और डिवाइड बाय 2। मतलब ऐसा फार्मूला बॉक्स में आप लिख सकते हो, प्रोवाइडेड और इस बात को समझ रहे हो कि 2 किसके लिए आया है, ये 2 किसके लिए आया है, ये है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, करेक्ट है, लिख लीजिएगा। हो गया यहाँ तक। First, find density of O2 gas at 2 atm and 27 डिग्री से। मतलब ये फार्मूला बना दिए, बट उस फार्मूला में ये तो 2 किसके बदले आया है, हाइड्रोजन के बदले आया है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, PM इक्वल टू देन D इक्वल टू PM बाई RT। प्रेशर कितना है 2, M कितना लिखेंगे 32, R का वैल्यू और टेम्परेचर इन केल्विन 300 ना। और यहाँ पे जो यूनिट आएगा कट कुट को क्या रहेगा, ग्राम पर लीटर रहेगा, क्या रहेगा, क्या न्यूमेरिकल कैलकुलेशन हो जाएगा आप लोग से।
क्वेश्चन लिख लीजिएगा। एक ही होमवर्क दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन का। इफ डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2 इज व्हाट 1.5 ग्राम पर लीटर एट व्हाट, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ O2 एंड परसेंटेज ऑफ N2 अकॉर्डिंग टू। क्या सॉल्व करके आ सकते हैं घर से? सब लोग क्लास से टाइम निकाल लीजिए। क्लास असाइनमेंट 2 का डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का 1 आपका जिसमें इलस्ट्रेशन रहेगा उसका आंसर नहीं दिया हुआ है, वो मैं यहाँ पे बता दूंगा, और 1 से 10 का आंसर पीछे मिलेगा आपको, ठीक है। क्लास असाइनमेंट 2 का 1 से 10 का आंसर मिलेगा इलस्ट्रेशन का, वो मैं यहाँ पर देखूंगा। 1 डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1, फिर आपको बनाना है, यहाँ ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट, जैसे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2 में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में NTP है। क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन था ना सर NTP, बट यहाँ पे आप STP मानकर ही बनाइएगा। क्या मानकर? क्योंकि लिख रहे हैं NTP। देखिए मैं भी क्वेश्चन कहीं से कॉपी पेस्ट किया होगा, डैम श्योर लिख रहे हैं NTP। तो अगर देखिए इस पर एक JEE मेन में क्वेश्चन आ चुका है, तो NTP का कंडीशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है STP से, बट यहाँ पे आंसर वो STP के अकॉर्डिंग ही दिए हुए हैं ऑप्शन में, तो आप NTP को भी STP मानकर ही बनाओ, ठीक है। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2 ऑल 1 भी ऑल। हाँ एक मिनट स्टूडेंट, आप डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2 में क्वेश्चन नंबर 10 नहीं देखना है, क्योंकि वो मैं अभी आपको नहीं पढ़ाया हूँ कि व्हाट द मीनिंग ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये मैं अभी टॉपिक नहीं लिया हूँ। 10 नहीं बनाना है, करेक्ट है। कहीं पे अगर एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल रहा है तो उसको अभी छोड़ देना है। क्लास असाइनमेंट जो पहले डिस्ट्रीब्यूट किया था, क्लास ए हो गया 2, तो पहले जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया 1, तो क्लास असाइनमेंट 1 का एक्सरसाइज 4 ऑल। क्लास असाइनमेंट 1 जो पहले मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया था उसका एक्सरसाइज 4 ये पेज नंबर 2 में मिलेगा, उसका ऑल बना के आना है। अब आपसे बन जाएगा भाई। इसमें टिक लगाओगे याद नहीं रहेगा, मेन थ्योरी की कॉपी में ही नीचे लिखना है क्या क्या मुझे होमवर्क मिला है, नहीं तो फिर नेक्स्ट मोल कॉन्सेप्ट की क्लास में यही आके बोलेंगे सर भूल गया। होमवर्क कहाँ लिखना है? थ्योरी की कॉपी में ही नीचे की लाइन में, ठीक है। आज के लिए इतना ही।